जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज साइफर केस की हेयरिंग थी और उसमें 4 गवाहों के ऊपर जरा हुई। आज इमरान खान साहब के वकील ने 2 गवाहों के पर्चे उड़ा दिए और 2 गवाहों के जो बयानात थे उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुलकर सामने आ गई। इमरान खान साहब के वकील ने क्या कहा और उसके जवाब में गवाहों ने क्या कहा, यह हम आपको पूरी तफसील के साथ आज की वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने आज भी वहां पे मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के कहने पर दफा 144 लगाई गई है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का क्या हाथ हो सकता है, क्या काम हो सकता है, ये भी हम पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में आपको बताएंगे। और परवेज इलाही साहब की बेगम मोहतरमा कैसरा इलाही साहिबा रो पड़ी हैं और उन्होंने रो कर ये बताया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की सूरत हाल क्या है जेल के अंदर, चौधरी साहब के साथ क्या हो रहा है और चौधरी साहब का आने वाले दिनों में लाहेअमल क्या है, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने फेसबुक के ऊपर एक ऐसा नया सिस्टम डेवलप किया है जिसने पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरों को, तमाम सियासी जमातों को हैरान कर दिया। हम सबसे पहले इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिस्टम की तरफ आते हैं। फेसबुक के ऊपर एक नई ऐप बनाई गई और बड़ी दिलचस्प ऐप है और उसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप इमरान खान साहब से अपने हलके के उम्मीदवार के बारे में पूछें। इमरान खान साहब आपको बताएंगे कि इस हलके में मेरा उम्मीदवार कौन है और आपको कैसे उसे वोट देने चाहिए। उसकी बाकायदा नुमाइश की गई और सोशल मीडिया के ऊपर अब वो वायरल है। आप जस्ट उसके ऊपर हलके का नंबर लिखते हैं और फिर दूसरी तरफ से जवाब आ जाता है इमरान खान साहब की तरफ से कि इस हलके में मेरा ये उम्मीदवार है और आपने इसको वोट देना है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और बाकी तमाम सियासी जमातें इससे बहुत पीछे हैं। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह इलेक्शन लड़ रही है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है, ना JUI लड़ रही है और ना बाकी सियासी जमातें वो इस तरह इलेक्शन लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर एज हासिल है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा दूसरी सियासी जमातों को हैरान कर देती है। तो मैं आज इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टेक्निक के इस्तेमाल पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और बेख्तियार मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनके लिए तालियां बजाऊं कि वाकई उन्होंने एक नई टेक्निक इस्तेमाल करके बाकी पार्टियों को बछाड़ दिया और इसमें बाकी पार्टियां वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पीछे हैं। तो अब अगर बाकी जमातों ने भी इलेक्शन लड़ने हैं और कामयाब होना है तो फिर उन्हें भी चाहिए कि इमरान खान साहब की तरह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर आपने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना किया तो इमरान खान साहब वाकई आपसे लीड ले जाएंगे। चलिए, परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहिबा का आप आज एक क्लिप वायरल हुआ है, वो आप दीदा हैं उसके अंदर। और ये याद रखिएगा कि जो कैसरा इलाही हैं ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमशीरा हैं और ये चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो चौधरी शुजात साहब के वालिद थे और परवेज इलाही साहब के चचा थे, उनकी सबसे प्यारी बेटी भी थी। और चौधरी साहब ने, मरहूम ने, इनकी बाकायदा सियासी तरबियत की थी और मुझे उनकी फैमिली के लोगों ने बताया कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब की जगह कैसरा इलाही को सियासत के अंदर देखना चाहते थे और बाकायदा वो इन्हें मीटिंग्स में लेके जाते थे, उन्हें सियासी जोड़ तोड़ जो है वो सिखाया करते थे और ये सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार खातून है। और दूसरी चीज़ ये है कि चौधरी साहबान का जो ख़ानदान है वाकई ही एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, एक मोअज़्ज़ज़ सियासी ख़ानदान है और पूरे पाकिस्तान में ख्वाह इनके मुखालफिन ही क्यों ना इनका एहतराम करते हैं। तो अब जो वक्त आया है इस ख़ानदान के ऊपर वो काबिल अफसोस है। एक तो ख़ानदान टूट गया, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चे एक साइड पे हो गए, चौधरी परवेज इलाही साहब की औलाद जो है वो दूसरी साइड पे हो गई और जो कैसरा इलाही हैं उन्हें अपने भाई की फ़िक्र भी है और साथ साथ अपने खामद की फ़िक्र भी है। फिर मोनस इलाही साहब जो कैसरा इलाही साहब और परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं उनकी भी वो फ़िक्र है। और एक तो ख़ानदान के अंदर दरार आ गई और दूसरा ये है कि एक सियासी तौर पे भी एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान जो अब अदालतों के अंदर रुल रहा है, ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। चौधरी साहबान एक वक्त था कि इनकी जो ख़वातीन थी वो कभी बाहर नहीं आई, किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अब लोगों को उनकी आवाज़ें भी सुनना पड़ रही हैं और इसके साथ साथ उनको अदालतों के अंदर ख्वार होता हुआ भी देखना पड़ रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो कैसरा इलाही साहिबा ने कल ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में बताया कि जेल के अंदर उनकी सूरत हाल क्या है, दवाइयाँ उनको नहीं दी जा रही, उनको आराम नहीं करने दिया जा रहा। वो ज़ाहिर है चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कभी इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं की थी, तो अब उन्हें जेल के अंदर तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और फिर ये भी कहना है चौधरी साहबान के ख़ानदान का कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। आज वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और कल वो अपने घर चले जाएँ।
ये भी बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाकायदा मजबूर किया जा रहा है, लेकिन चौधरी साहब जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। वो पूरे इस्तेहकाम के साथ अपनी अहलिया को बता रहे हैं कि बाहर जाके मैसेज दे दें कि मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये बताते हुए कैसरा इलाही साहबा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने खामोद को कभी इतनी तकलीफ में देखा ही नहीं था। फिर जो उनके साहबजादे हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकते, और फिर जो इनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं वो कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, फिर तीसरी अदालत, और फिर ऐसे महसूस होता है कि हर जगह से इनको टाइट कर दिया गया। तो कैसरा इलाही साहिबा बाकायदा रो पड़ी, और ये भी मेरी इतलात हैं कि ये रोना सिर्फ कैसरा इलाही तक महदूद नहीं है, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अब उसी सूरत हाल का शिकार हैं जिसका शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब हैं, कि अक्सर इनके असाब भी जवाब दे जाते हैं और ये भी आपदीदा हो जाते हैं जेल के अंदर, क्योंकि इतनी सख्तियां कभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने देखी ही नहीं थी, ना ही बर्दाश्त की थी। लेकिन इसके अंदर एक सबक ये भी है कि जब आप लोग इक़्तिदार में थे तो आप अपने मुखालफिन के साथ क्या करते थे। मैं सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दूंगा कि उनके ऊपर जब हेरोइन का केस डाला गया तो वो ज़ाहिर उस वक्त पंजाब की हदूद थी, और उस वक्त उनके ऊपर हेरोइन का केस डाल दिया गया था। फिर जेल के अंदर जो उनकी सूरत हाल थी वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। फिर उनकी अहलिया को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। फिर राना सनाउल्लाह साहब को खाना नहीं घर का दिया जाता था, फिर उन्हें दवाइयाँ नहीं दी जाती थी, फिर उन्हें एक सख्त जेल के अंदर, एक सेल के अंदर रखा जाता था, और फिर सारी सारी रात उन्हें जगाया जाता था। और ये सारी सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान के साथ सामने है। फिर उसमें शाहिद खान अब्बासी को देख लें, फिर एहसन इकबाल को देख लें, फिर ख्वाजा आसफ को देख लें, फिर हमजा शहबाज को देख लें, फिर मियाँ शहबाज शरीफ को देख लें, फिर नवाज शरीफ को देख लें, फिर मरियम नवाज साहिबा को देख लें। तो आप जब इन सब को देखेंगे तो ये सब भी इंसान थे, ये भी ख़वातीन थी, ये भी बुज़ुर्ग थे, लेकिन जो पुराने दौर में जो इनके साथ सलूक किया गया वो भी सब के सामने है। तो वो कहा जाता है कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका हर किया हुआ काम, आपकी हर की हुई हरकत अल्टीमेटली पलट के आपके पास ही आती है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चाहिए कि वो इस जेल से सीखें और ये फैसला करें, ये अहद कर लें कि ज़िंदगी में अगर उन्हें दोबारा बाहर आके इक़्तिदार का मौका मिला तो वो कभी किसी सियासी मुखालफ के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो आज इनके साथ हो रहा है। तो हो सकता है अल्लाह ताला इन्हें माफ़ भी कर दे, और इसके बाद इनका जो अहद है उसके सदक़े इन्हें यह मौका भी दे कि जब ये दोबारा इक़्तिदार में आएँ तो अपने मुखालफिन को इस किस्म की तकलीफ़ों और अजाबों से ना गुजारें। तो ये एक चीज़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए जो मेरा ख्याल है बड़ी अहम है। अब हम आते हैं आज के साइफर केस की समाअत की तरफ। आज 4 गवाहों पर जिरा हुई। पहला गवाह मोहम्मद नुमान है, ये असिस्टेंट है साइफर सेक्शन के अंदर। जब ये सामने आए और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब ने इनसे गुफ्तगू करना शुरू की, तो सबसे पहला सवाल जो सिकंदर जुल्करनैन साहब ने इनसे किया, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जब साइफर वापस नहीं आया था, यानी जो साइफर आपने इमरान खान साहब को भिजवाया था, जब वो वापस नहीं आया था तो आपने क्या FIA को इसकी रिपोर्टिंग की थी? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने रिपोर्टिंग की थी। मैंने 18 अगस्त 2022 को रिपोर्ट किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर को साइफर हमने भिजवाया तो अभी तक उसकी कापी वापस नहीं आई। तो फिर सिकंदर जुल्करनैन साहब ने अगला सवाल ये किया कि आपने एक कापी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को भिजवाई थी, क्या वो कापी वापस आई थी? तो इस पे फौरी तौर पे मोहम्मद नुमान ने कहा कि ये इररेलेवेंट सवाल है, हमें अपने केस के ऊपर रहना चाहिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस पर फौरी तौर पे जज साहब ने भी कहा कि वकील साहब ये इररेलेवेंट सवाल है, आप इररेलेवेंट सवाल क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ रेलेवेंट सवाल करें। तो अब लेकिन वकील साहब का ये कहना था, ये बड़ा अहम है जी, कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो कापी गई थी वो वापस नहीं आई तो उसके ऊपर केस बन गया, तो जो कापी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई गई थी अगर वो भी वापस नहीं आई तो फिर तो एक नया केस बनना चाहिए। बहरहाल जज साहब ने इसके ऊपर उन्हें रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप ये बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें। उसके बाद नुमान साहब से पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो साइफर था ये ग्रेड 1 साइफर था या ग्रेड 2 था? तो इस पर मोहम्मद नुमान साहब ने कहा कि ये ग्रेड 2 था। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि 161 का जो बयान है, क्या आपने उसके अंदर पूरी डिटेल लिखवाई थी, ये ग्रेड 2 है और ये साइफर गया था, साइफर आया था और साइफर वापस नहीं आया वगैरह वगैरह? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखवाया। फिर उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि जब साइफर आपने निकाला था, डाउनलोड किया था, तो आपने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया था? क्या आपने उसे USB के अंदर डाउनलोड किया था या फिर आपने उसे अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड किया था? आपने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया था? तो इसके ऊपर मोहम्मद नुमान का ये कहना था कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है,
मैं ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस किस्म की जब इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो फिर हमारा पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो इस पर जज साहब ने भी कहा कि इस किस्म की बातें आप ना करें, जो डोमेन उनकी नहीं है उसके अंदर अगर आप पूछेंगे या कदम रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वकील साहब को इससे भी रोक दिया गया। फिर सिकंदर जुल्करनैन साहब ने यह कहा कि जब आपके पास साइफर आया था और आपने वज़ीर-ए-आज़म को कापी भिजवानी थी तो क्या आपने उसके ऊपर नंबर और तारीख लिखी थी? तो मोहम्मद नुमान ने कहा कि हाँ, मैंने उसके ऊपर तारीख भी लिखी थी और साथ मैंने उसके ऊपर नंबर भी लिखा था। तो फिर उनसे कहा गया कि आपने तो फिर ये जो साइफर है उसकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि फिर आप पढ़ चुके हैं उसको और आप बाकायदा देख चुके हैं उसको, और ये तो आप अलाउड ही नहीं है कि आप इस तरह साइफर को पढ़ सकें। इस पे उन्होंने मोहम्मद नुमान ने जवाब दिया कि मैं इस पे कोई जवाब आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारा सीक्रेट है, इस चीज़ों के ऊपर हम डिटेल आपको नहीं बता सकते। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी? तो उन्होंने कहा, ये 2015 में जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आया था तो मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी, और फिर दोबारा मैं जब इस साइफर सेक्शन में आया तो फिर दोबारा मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया गए थे और इंडिया से वापसी में आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी या नहीं हुई थी? तो उन्होंने कहा, जी मैं इंडिया गया था, लेकिन इंडिया से वापसी में मेरी किसी किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। अलबत्ता जो क्रिप्टो सेक्शन है, जिसको साइफर क्रिप्टो सेक्शन कहते हैं, उसके अंदर जब मैं गया तो उस वक्त मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, तो उसके बाद नहीं हुई। और उसके बाद जो अगली गवाह थी वो इकरा अशरफ थी। ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो फॉरेन ऑफिस का है उसके अंदर काम करती हैं। इनका जो बयान था वो बहुत सादा था, लिहाजा इनके साथ कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए गए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के इमरान साजिद साहब थे और ये डिप्टी डायरेक्टर हैं वहाँ पे, इनसे इनके ऊपर जरा हुई और ये भी सादा से जरा थी, इसके ऊपर कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए गए। लेकिन उसके बाद जो चौथे गवाह शमून कैसर साहब हैं, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं वहाँ पे साइफर क्रिप्टो सेक्शन के अंदर, इनके ऊपर ठीक ठाक जरा हुई। जब ये सामने खड़े हुए तो सिकंदर जुल्करनैन साहब ने इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो साइफर था जो प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाया गया था वो आपने भेजा था? तो उन्होंने कहा, जी मैंने भेजा था। फिर पूछा गया, क्या रूल्स के मुताबिक आपने भेजा था? उन्होंने कहा, जी रूल्स के मुताबिक भेजा था। फिर उनसे पूछा गया कि जब वो साइफर वापस नहीं आया तो रूल्स ये बताते हैं कि आपने आईबी को बताना था और उसके साथ साथ आपने अपने जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको मुतला करना था कि प्राइम मिनिस्टर को जो साइफर भेजा गया था वो वापस नहीं आया। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने आईबी को नहीं बताया, अलबत्ता मैंने अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को इतला कर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का साइफर वापस नहीं आया। तो उससे पूछा गया कि आपने फिर आईबी को इतला क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा, जी मैं इसका पाबंद नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बताना था और मैंने उनको बता दिया था। उसके बाद मुझे उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, लिहाजा मेरी जो मालूमात और मेरा जो दायरा कार था वो सिर्फ वहीं तक महदूद था और मैंने उसके मुताबिक काम किया। फिर उससे पूछा गया कि जब आपने सीनियर को बताया तो सीनियर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जी मुझे सीनियर ने कहा था कि आप तहरीरी तौर पर मुझे भिजवा दें ये सारा इशू, और फिर मैंने तहरीर लिख के अपने सीनियर ऑफिसर्स को भिजवा दी थी। फिर उनसे पूछा गया कि आपने जो FIA है उसको जब आपने इतला की थी तो क्या आपने रूल्स के मुताबिक की थी? उन्होंने कहा, जी मैंने रूल्स के मुताबिक की थी और अपने सीनियर्स के कहने पे की थी। यहाँ पे एक छोटा सा इशू है जो मैं डिस्कस आपके साथ करता जाऊं कि ये एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मैंने जो मालूमात मुख्तलिफ लोगों से जमा की उसकी बुनियाद पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। और वो कन्फ्यूजन ये है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नुमान साहब से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शमून कैसर से रिलेटेड हैं। अब ये जो सवाल है कि क्या साइफर वापस नहीं आया तो क्या आपने FIA को बताया था, ये सवाल जो है वो शमून कैसर साहब से भी किया गया था और साथ साथ नुमान साहब से भी किया गया था। तो इस पर उन्होंने बताया, जी हाँ जी मैंने इतला की थी FIA को, 18/8/2022 को मैंने इतला की थी कि वो जो साइफर है वो वापस नहीं आया और ये FIA को मैंने लिख कर दिया था। फिर इनसे ही पूछा गया था कि क्या एक कापी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गई थी वो वापस आई थी या नहीं, ये शमून साहब से भी पूछा गया। तो शमून साहब ने कहा कि मैं इसके बारे में आपको इतला नहीं कर सकता और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो इस पर भी जज साहब ने रोका था। तो ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मोहम्मद नुमान साहब से पूछे गए थे या ये शमून कैसर साहब से पूछे गए थे या दोनों से पूछे गए थे, ये मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये सवाल वहाँ पर पुट किया गया था और जो मीडिया था वो भी ज़रा फासले पर था, उसको भी इसके बारे में डिटेल का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो लोग उस वक्त अदालत में मौजूद थे, मैंने उन सब से कंफर्म किया तो ये बताया गया कि जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड सवाल किया ज़रूर गया था, लेकिन ये सवाल मोहम्मद नुमान से किया गया था या शमून कैसर से किया गया था या दोनों से किया गया था, इसके बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल वहाँ पर उठाया गया था। बहरहाल इसके बाद फिर ये समाज जो है उसे मुलतवी कर दिया गया है। अब ये कल होगी और फिर ये कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी। इस दौरान इमरान खान साहब ने मीडिया से बात भी की, वो सामने आया, उन्होंने कहा, जी
कि ये जो मुल्क के अंदर दफ़ा 144 लगाई गई है, इसकी वजह यह है कि इतवार को मैंने कॉल दी है कि मेरे उम्मीदवार बाहर निकलें, तो उसको रोकने के लिए ये दफ़ा लगा दी गई, सेक्शन 144 लगा दिया गया पाकिस्तान में। और ये सेक्शन नवाज शरीफ ने लगवाया और उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ के जलसे फलाप हो रहे हैं और जब वो अपने जलसों में जाते हैं तो वहाँ पे मेरे कारकुन मेरे नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उस वजह से नवाज शरीफ साहब को तकलीफ होती है, तो उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज करवा दिया ताकि लोग इकट्ठे ना हो सकें या असले की नुमाइश ना हो सके। फिर उन्होंने ये कहा कि ये याद रखें कि कौम 8 फरवरी को निकलेगी और सबको सरप्राइज़ कर देगी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा और मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ये मेरी पार्टी के लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो जो सरप्राइज़ होगा वो इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को और मियां नवाज शरीफ को सबको हैरान कर देगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर मेरी तस्वीर लगाने पर पाबंदी है, वो कैदी नंबर 804 नहीं लिख सकते, जबकि मेरे जो मुखालफीन हैं वो मेरी तस्वीर भी लगा सकते हैं और कैदी 804 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ज़्यादती और तजाद है। फिर उन्होंने बताया कि आवाम के दिल में बैठ गया हूँ मैं और मेरा नज़रिया जो आवाम के दिल में पहुँच चुका है, अब उसको रोका नहीं जा सकता और अल्टीमेटली ये नज़रिया बोलेगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि 9 मई की एक कमेटी बनी थी, 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है और हो सकता है आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई जो है मैं उसकी इंक्वायरी को मानता ही नहीं, क्योंकि ये आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हुई और वो जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी डिलीट कर दी गई है और ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। शेख रशीद के बारे में मुझसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी शेख रशीद से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं यहाँ पे नज़रबंद हूँ जेल के अंदर, मेरी किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत तीनों मिले हुए हैं और ये मुझे हराना चाहते हैं, लेकिन मेरे वर्कर कमाल कर देंगे। एक और बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि 80% फौज जो है वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ खड़ी है, जबकि और वो मेरी फौज है, ये भी उन्होंने कहा। जबकि उन्होंने कहा 20% लोग हैं फ़ौज के अंदर जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन 80% फ़ौज जो है वो मेरे पास खड़ी है और वो चाहती है कि मैं बाहर आऊँ और मेरी हुकूमत बने। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को उन्होंने बड़ी धांधली करवानी है, लेकिन इसके बावजूद ये जीत नहीं सकेंगे, जीतना बहरहाल अवाम ने है। और साथ उन्होंने ये क्लेम भी किया कि अवाम की जो नब्ज़ है वो मेरे हाथ में और अवाम मेरे साथ चल रहे हैं, वो मेरे साथ दौड़ रहे हैं, वो सब मुझे ही पसंद करते हैं और इसके साथ साथ मैं अनकरीब कामयाब हो के आपको दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के साथ डील नहीं कर रहा, ना मेरी कोई डील हो रही है, मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। तो नई चीज़ इस सारी तकरीर में यही है कि इमरान खान साहब ने क्लेम किया कि 80% फ़ौज उनके साथ खड़ी है और वो 8 फरवरी को एक सरप्राइज़ देंगे और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरी किसी के साथ कोई डील नहीं हो रही।